हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट, जिसकी आज हम क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट या फिर ऊष्मा गतिकी फर्स्ट इस यूनिट और चैप्टर का नाम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले ऊष्मा गतिकी होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इसका शाब्दिक अर्थ है ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह का अध्ययन, ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। यह ऊष्मा गतिकी रसायन विज्ञान की या रसायन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भौतिक, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊष्मीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के रूपों ऊर्जा के रूप कौन कौन से हो सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा, हम यू से या ई से प्रदर्शित करेंगे। या आंतरिक ऊर्जा आदि या रासायनिक ऊर्जा आदि। एक मिनट, ऊर्जा के रूप का अध्ययन करते हैं। तो क्या है? ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन या फिर किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊष्मा ऊर्जा तथा ऊर्जा के रूपों का अध्ययन करना ही ऊष्मा गतिकी कहलाता है। अब इसके कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऊष्मा गतिकी का संबंध, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ थर्मो का संबंध होता है, थर्मो का संबंध पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ताप, दाब व आयतन, किस किस से हो सकता है? ताप, दाब व आयतन से हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? ऊष्मा गतिकी क्या है? ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन। ऊष्मा प्रवाह के अध्ययन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि ताप, ताप, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पदार्थ के ऐसे गुण जिनको स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं, समस्त गुण कहलाते हैं। अब ये समस्त गुण किसे कहते हैं? ऐसे गुण जिनको हम स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसी के आधार पर एक पॉइंट निकला है कि पदार्थ के, एक मिनट, ये है भौतिक गुण। कौन से भौतिक गुण? ये वाले। यह भौतिक गुण पदार्थ के समस्त रूप में होते हैं। मतलब समस्त रूप, ऐसे गुण जिनको हम
अनुभव कर सकते हैं, उन सभी में क्या होते हैं, भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो बस आपको थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी की संदर्भ में ये याद रखना है कि ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता है और ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊर्जा के रूपों का अध्ययन करता है। ये है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। ऊष्मागतिकी में मुख्य रूप से 4 नियम होते हैं। ऊष्मा ऊष्मागतिकी में 4 मुख्य नियम हैं। पहले हम नियम देख लेते कौन कौन से। फर्स्ट, शून्य नियम, जीरोथ लॉ, शून्य नियम। सेकंड, प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ। थर्ड, द्वितीय लॉ, द्वितीय नियम, सेकेंडरी लॉ। एंड फोर्थ, तृतीय नियम, थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट है शून्य नियम, जीरोथ लॉ, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। सबसे पहले हम फर्स्ट नियम पढ़ते हैं, शून्य नियम। शून्य नियम, शून्य नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार, शून्य नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं ए बी, यदि दो वस्तुएं ए व बी किसी तीसरी वस्तु के साथ पृथक रूप से ऊष्मीय साम्य में है, मतलब ए, देखो क्या लिखा है मैंने, इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के साथ, ए सी के साथ साम्य में है, बी भी सी के साथ, कोई दो वस्तुएं किसी तीसरे के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तापीय साम्य में है, तो वो आपस में भी किस में होंगी? ऊष्मीय साम्य में होंगी। बस यही लॉ है। फर्स्ट लॉ बहुत छोटा सा है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, यदि दो वस्तुएं किसी तीसरे के साथ तापीय साम्य में है तो वो आपस में भी क्या होंगी? तापीय साम्य में होंगी। ये होता है शून्य लॉ। अब स्टार्ट करते हैं प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। चलो, जो कि है ऊष्मागतिकी टर्म है, ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषा। अब ऊष्मागतिकी पद कौन कौन से उनको देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है तंत्र, निकाय या सिस्टम। क्या होता है तंत्र, निकाय या सिस्टम? ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, तंत्र या निकाय कहलाता है। जैसे कि हमने कोई बीकर लिया और बीकर में हम ऊष्मा के परिवर्तन के संदर्भ में एक बीकर लिया, इस बीकर में हम ऊष्मा गतिकी प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड का वह भाग, तो ये पूरा ब्रह्मांड मानते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग, इस भाग को हमने कौन से, इस बीकर, इस पूरे बीकर को हमने अध्ययन के लिए चुना है, तो यही क्या कहलाएगा? सिस्टम। ओके, तो ब्रह्मांड का वह भाग या फिर कोई भी ऐसा पात्र जिसमें हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है? तंत्र, निकाय या सिस्टम। अब दो टर्म है, परिपार्श्व और परिसीमा। देखो, सेकंड है परिपार्श्विक, परिपार्श्विक उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? परिपार्श्व सराउंडिंग देखते हैं। तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्वरूप परिपार्श्विक कहलाता है। देखो, जैसे हमने बीकर लिया है, ये बीकर है, इस बीकर में हमने ये अंदर का ये पूरा इसे हमने सिस्टम कह दिया है,
तो इस बीकर को, इस सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड का ये जो भी चारों तरफ भाग दिख रहा है वो इसका बाहर का वातावरण, बाहरी जो भी वातावरण है वो क्या कहलाता है? परिपाश। तो क्या है? ब्रह्मांड का सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर जो भी भाग बचा परिपार्श्व कहलाता है। बाहरी वातावरण क्या कहलाता है? परिपार्श्व। नेक्स्ट टर्म देखो, थर्ड, परिसीमा। परिसीमा, बाउंड्री। परिसीमा या बाउंड्री क्या होती है? देखो, जैसे मैं दोबारा से ये लेती हूँ, कोई मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, एक जगह बना देती हूँ मैं। जैसे हमारा पास इतना ब्रह्मांड है, ये है ब्रह्मांड पूरा, बस इतना ही ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे लिए अनंत है, पर हम इसको इतना ब्रह्मांड मान। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है, तो ये तो क्या हो गया? सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड का भाग, ये क्या है? परिपाश या सराउंडिंग। और परिपाश और सिस्टम के मध्य ये जो बाउंड्री है, इनको जो पृथक कर रही है, ये बाउंड्री, ये पृथक करने वाली सीमा, ये क्या है? परिसीमा। इन दोनों को जो पृथक करती है वो क्या कहलाती है? परिसीमा या फिर बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, अब तीनों टर्म आप एक साथ समझ चुके हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सिस्टम जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है, इसको छोड़कर जो भी बचा वो परिपाश, और इन दोनों के बीच की जो सीमा है वो क्या है? परिसीमा। नेक्स्ट, इसके बाद है तंत्रों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो हम अध्ययन के लिए सिस्टम चुना है वो कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। सबसे पहला है, पहले इसके प्रकार के बारे में बात करूं तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट होता है खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। खुला तंत्र या ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा तंत्र जो परिपार्श्व से, मैंने एक तंत्र बनाया है, देखो ये है, ठीक है, ये तंत्र बनाया, छोड़ो मैं इसको, ये बनाया तंत्र। ये तंत्र, ऐसा तंत्र जो, ये देखो ये तो सिस्टम है, इसका बाहर का परिपार्श्व है और ये परिसीमा है। ऐसा तंत्र जो, ऐसा तंत्र जो अपने परिपार्श्व से, ये बाहर का वातावरण परिपार्श्व, ये जो वातावरण है, और ये बीच का क्या है? सिस्टम, जो अपनी परिपार्श्व से पदार्थ व मैटर, द्रव्य, पदार्थ या मैटर मैं लिख सकती हूँ, ये खुला होने के कारण इसके बाहर पदार्थ या फिर द्रव्य दोनों ही आ जा सकते हैं। इसी तरह ऊर्जा, जैसे ऊर्जा भी बाहर अंदर हो सकती है। जैसे अगर हम किसी पात्र को लें, कोई बर्तन लें, खुला बर्तन जैसे कि भगोनी, उसमें पानी को गर्म करें, तो वो एक खुले तंत्र का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें से पानी को बाहर भी निकाला जा सकता है और अंदर भी वो पानी उपस्थित है, उसमें पानी डाला भी जा सकता है। इसके अलावा जो उसमें हीट बनती है वो लगातार एटमॉस्फेयर में बाहर निकलती रहती है। देखा है, उसकी जो हीट है, वेपर है, वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो वो तंत्र क्या है? खुले तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं बंद तंत्र। सेकंड मैं लिख देती हूँ ऊष्मा, मैं लिखा है ऊष्मा। ओके, दूसरा है बंद तंत्र या फिर क्लोज सिस्टम। बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। ऐसा तंत्र, अब हमें एक तंत्र बनाना है जो बंद है, तो उसकी विशेषता क्या होती है? वो क्या होता है? बंद तंत्र क्या होता है? बंद तंत्र में ना तो
अगर मैं ऊर्जा को बाहर और अंदर करने की कोशिश करूं, इसी तरह पदार्थ को बाहर और अंदर ले जाया जाए, तो बंद तंत्र में क्या होता है, बंद बीकर में जैसे जल होता है वो होता है क्लोज सिस्टम। जैसे कि देखो, जैसे अगर मैं इसमें से पदार्थ की बात करूं, अगर आप एक भगोनी को ढक कर रख देते हैं तो उसमें से हम ना तो उसमें पानी डाल सकते हैं, ना उसमें से पानी किसी इक्विपमेंट की मदद से निकाल सकते हैं, बंद है अगर वो पैक है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा बाहर अंदर हो सकती है। हम अगर भगोनी को गर्म करें और उस पर हाथ लगा के देखें तो उसकी हीट बाहर आती है, तो इसका मतलब है पदार्थ तो अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ऊष्मा अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है। तो खुले तंत्र में दोनों ही अलाउ होते हैं, लेकिन बंद तंत्र में पदार्थ अंदर बाहर नहीं हो सकता, केवल ऊष्मा अंदर बाहर हो सकती है। तो ये हो गया बंद तंत्र का उदाहरण। इसके बाद है एक थर्ड, विलगित निकाय। विलगित निकाय, या फिर हम बोल सकते हैं इसको आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो देखो। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हमने खुले तंत्र में देखा तो पदार्थ भी बाहर अंदर जा सकता था, ऊष्मा भी बाहर अंदर जा सकती थी। बंद तंत्र में क्या था, पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकता था, ऊष्मा जा सकती थी। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही अंदर बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि कोई थर्मस, अगर हम थर्मस देखें उसमें गर्म पानी या फिर चाय भर के रख दी जाती है, तो जो थर्मस होता है ना तो उसकी हीट बाहर पता चलती है, वो पानी गर्म है या ठंडा है, उसकी हीट के बारे में बाहर पता नहीं चलता, बाहर उसकी हीट नहीं आती है। और इसी तरह से ना उसमें से पदार्थ का अंदर बाहर आवागमन हो सकता है, आना जाना हो सकता है। इसका मतलब है कोई एक तंत्र ऐसा बनाया मैंने, ये बंद तंत्र हो गया, इसके बाहर एक एक ऐसी सतह है जिससे ना तो ऊष्मा अंदर बाहर जा सकती है, ना ही इसमें से ना ही इसमें से पदार्थ अंदर बाहर जा सकता है। तो ये कैसा निकाय है, विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है, ठीक है। तो क्या उदाहरण होगा इसका, थर्मस। थर्मस में से ना तो पदार्थ, तो हम क्या करें, ना तो इसमें से पदार्थ का आवागमन हो सकता है, ना ही ऊष्मा। तो ऊष्मा, और यहाँ लिखा मैंने पदार्थ, ना तो पदार्थ अंदर बाहर ना ऊष्मा अंदर बाहर हो सकती है। तो ये हो गया विलगित निकाय का उदाहरण। ये हो गए 3 प्रकार के तंत्र, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित निकाय। इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो हमने तंत्र पहले पढ़े थे, ये तंत्र थे खुला बंद तंत्र के आधार पर, खुला है या फिर बंद है। इसके अलावा संगठन के आधार पर भी तंत्र के प्रकार होते हैं। इसके संगठन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर तंत्र के प्रकार। इस आधार पर तंत्र 2 प्रकार का होता है। उसमें फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, समांगी। समांगी तंत्र, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर नहीं, ये मिश्रण नहीं है, सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, वे तंत्र जिनके प्रत्येक भाग में विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, तथा अगर हम उसके किसी एक भाग को पृथक कर लें तो उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती। मतलब यह है, अगर हम कोई एक ऐसा तंत्र लें जिसके इस भाग के भौतिक गुण, इस भाग के भौतिक गुण, इस भाग के भौतिक गुण, किसी भी भाग के भौतिक गुणों को देखें तो भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों समान होते हैं, समांगी तंत्र कहलाता है। अगर हम इसमें कोई पृथककारी सीमा लगाना चाहें, कि जैसे अगर हम लगाएं
कि यहाँ एक सीमा लगाई और कहें कि इस भाग के गुण इस भाग से भिन्न है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई पृथककारी सीमा ही नहीं होती। कारण ये है क्योंकि इसमें सभी स्थान, प्रत्येक स्थान पर भौतिक गुण, इस स्थान पर सभी स्थान पर भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान। ठीक है, तो तंत्र की प्रत्येक स्थिति पर अगर भौतिक व रासायनिक गुण समान है तो वो क्या होगा, समांगी। इसके विपरीत अगर, इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जैसे शुद्ध द्रव, अगर मैं शुद्ध द्रव लूं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, तो प्रत्येक स्थान पर भौतिक व रासायनिक गुण समान होंगे। इसके अलावा विभिन्न गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम विषमांगी तंत्र, हेट्रोजीनस सिस्टम। ओके, हेट्रोजीनस सिस्टम क्या होता है? हेट्रोजीनस सिस्टम क्या होता है? वे तंत्र जिनमें दो या दो से अधिक समांगी तंत्र होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक विषमांगी तंत्र लगाया, बनाया, तो हो सकता है कि ये पृथककारी तल के इधर का भाग इस भाग से भिन्न हो, लेकिन ये भाग आपस में इसके प्रत्येक बिंदु, इसके प्रत्येक बिंदु पर गुण समान हो, लेकिन इसके गुण इसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित गुणों के इससे क्या हो, भिन्न हो। मतलब डिटेल में सुनो, वे तंत्र जिनमें दो या दो से अधिक समांगी क्षेत्र हो, जैसे कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र समान है, इसी तरह ये बिंदु पर एक प्रत्येक क्षेत्र समान है, लेकिन ये इससे विपरीत है, तो इसमें एक से अधिक समांगी तंत्र हो गए। ठीक है, तो वे तंत्र जिनमें दो या दो से अधिक समांगी क्षेत्र होते हैं तथा जिन्हें किसी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर मैं इनको पृथक करने की कोशिश करूं तो इन्हें किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक कर लिया जाएगा, तो ये इससे विषमांगी है। आपस में तो ये क्षेत्र समांगी है, लेकिन इससे ये क्या है, विषमांगी। ठीक है, जैसे कि दो ऐसे अमिश्रणीय, अगर मैं जल व तेल को मिलाऊं तो जल व तेल के मध्य एक पृथककारी सीमा बन जाएगी, एक पृथककारी तल होगा, जल तल तेल में नहीं मिलेगा। तो अगर तेल वाली जगह देखेंगे तो उसमें तेल 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 के गुण आपस में समान होंगे, और इसी तरह जल वाली सतह देखेंगे तो जल जल के गुण आपस में समान होंगे, वो आपस में क्या होंगे, असमान। अर्थात जल 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 आपस में समांगी और तेल के सापेक्ष विषमांगी। बस यही था, जिस तरह हम समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ते हैं उसी तरह ये सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो आपके काम आएगा इस चैप्टर में। ये तो तंत्र के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट देते हैं हम, कौन सा पॉइंट था, परिसीमा हो गया था, तंत्र के प्रकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गहन व विस्तीर्ण गुण। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी, काम आएंगी। इसमें बोलेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हम सबसे, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण गुण, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको बोलते हैं मात्रात्मक गुण। क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक। क्या होता है, ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये गुण क्या होता है, किस पर डिपेंड करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर। ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण, एक्सटेंसिव या फिर मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। जैसे कौन से हैं, एग्जाम्पल, आयतन, द्रव्यमान, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, एटसेट्रा। तो ये गुण क्या होते हैं, ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद
अगर हम इसमें गहन गुण देखें तो गहन गुण क्या होते हैं? देखो, गहन, 1 मिनट, गहन कह रहे थे, गहन गुण, या फिर क्या कह रहे थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको कह सकते हैं विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण, या फिर इसको कह सकते हैं आंतरिक गुण। इन सभी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या होते हैं? पहले वाला तो मात्रा पर निर्भर कर रहा था, ये मात्रा पर निर्भर कर रहा था, ये किस पर करेगा? ऐसे कुछ जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, लेकिन किस पर निर्भर करते हैं, बल्कि पदार्थ की आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्थिति जैसे सांद्रता, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आंतरिक स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? सांद्रता तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ताप, आंतरिक स्थिति है दाब, शांता, विस्कोसिटी, शांता, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, घनत्व, डेंसिटी इत्यादि। ठीक है, तो मात्रात्मक गुण, विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये होती है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हैं, जबकि गहन गुण, जबकि विस्तीर्ण, एक मिनट, विस्तीर्ण गुण, गहन गुण क्या होता है? ये क्या था? अभी मैंने लिखा था, ये आंतरिक, आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आंतरिक स्थिति जैसे सांद्रता और प्रकृति। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे ताप, दाब, शांता, घनत्व, ये क्या है? गहन गुण है, जबकि ये क्या है? विस्तीर्ण गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो कि मोस्ट है, अच्छे से समझना है, आपको याद रखना है। अवस्था फलन एवं पथ फलन, इसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एवं एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अवस्था फलन एवं पथ फलन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे अवस्था फलन। अवस्था फलन में सबसे, अवस्था फलन पथ फलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन ऐसा अवस्था चर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था, ऐसा अवस्था फलन जो तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था से ज्ञात किया जाता है उसकी पथ की स्थिति पर। मतलब उसके लिए फर्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन, जैसे ए से बी बनने के दौरान, ए से बी बन रहा है तो ए प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति चाहिए, जिसकी अंतिम स्थिति प्रथम स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि ए से बी बनने के दौरान कौन सा पथ तय किया गया है। दोबारा सुनो, जैसे कि हमने ये ली कंडीशन, ए से बी बन रहा है, तो ए से बी, हम अवस्था फलन और पथ फलन पढ़ रहे थे, तो उसको करते हैं, कुछ प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। अवस्था फलन और पथ फलन, फलन
इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या होता है? ऐसा फलन जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ए से हमने बी बनाया है, तो ए से भी इस पद से भी बन सकता है, इस पद से भी बन सकता है। तो हमें केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि ये इस पद से बना है या फिर इस पद से। पद पर निर्भरता नहीं करती है। तो हम क्या कहेंगे? ऐसा अवस्था चर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति से ज्ञात किए जा सकते हैं, उस पद की स्थिति पर उस पद पर निर्भर नहीं करते जिससे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति प्राप्त की गई है। तो इसे क्या कहते हैं? पथ। तो अगर हम अवस्था फलन या पथ फलन के उदाहरण देखना चाहें तो वो क्या होंगे? जैसे कि आंतरिक ऊर्जा, सैंपल आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा जिसे हम E या U से प्रदर्शित कर सकते हैं। एंट्रोपी जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी जिसे हम H से प्रदर्शित करेंगे। और इसके अलावा गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो चारों होते हैं, ये चारों ही फलन अवस्था फलन होते हैं, क्योंकि ये पथ पर निर्भर नहीं करते। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से ही ज्ञात किए जा सकते हैं। हमें ये मतलब नहीं है किस पथ से प्राप्त हुए हैं। अगर हमें आंतरिक प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पता हो तो हम इनकी वैल्यू आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और बात ये है कि ये जो अवस्था फलन होते हैं, हम इनके जो प्रतीक हैं उन्हें हम बड़े अंग्रेजी वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एच, इसमें स्मॉल एच ऐसा नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल 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 लेटर्स यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड है पथ फलन। पथ फलन क्या होता है? पथ फलन ऐसा अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे प्रारंभिक से अंतिम स्थिति प्राप्त की गई है। अगर ए से बी प्राप्त करने में हमें इस पद का निर्धारण किया है, एक ये पद है और एक पद, तो अगर पथ पर निर्भर करेंगे कि ए से बी किस पद से प्राप्त किया गया है तो उसे बोलेंगे पथ फलन। पथ फलन जैसे कि एग्जाम्पल कार्य W, ये स्मॉल w है, कार्य ऊष्मा स्मॉल h। ठीक है। तो एक और बात याद रखनी है कि जब हम इनके प्रतीक लेते हैं पथ फलन के, तो वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, अवस्था फलन के कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।